नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का SCS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है पंकज शर्मा और डिस्कस करता हूं इस क्लास में मैं आप लोगों के साथ MPPSC मेंस के सिलेबस पर। दोस्तों, MPPSC मेंस के समाजशास्त्र विषय पर हमारा ये डिस्कशन चल रहा है। ये विषय आपको पेपर नंबर 2 के सेक्शन बी में देखने को मिलता है और मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये विषय अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। क्योंकि पहले महज 30 अंक का ये विषय होता था आपके सिलेबस में, लेकिन अब 150 अंक का पूरा सेक्शन यहां से आने वाला है। मतलब आपके सिलेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल रहेगा समाजशास्त्र का। लगातार हमारी इस पर ये लेक्चर सीरीज चल रही है। बीच में एक ब्रेक हुआ, किसी कारण से लेक्चर नहीं हुए, लेकिन अब पुनः लेक्चर्स कंटिन्यू हैं। मेरी कोशिश है कि फटाफट हम इस समाजशास्त्र विषय को कंप्लीट कर लें, प्रैक्टिस कर लें, ताकि एग्जाम में आपके इससे संबंधित प्रश्न बिल्कुल भी ना छूटें और मेरी एक छोटी सी भूमिका आपके सिलेक्शन में हो जाए। दोस्तों, हम जब दोबारा इस लेक्चर सीरीज को स्टार्ट किए तो हमने यूनिट 2 के थर्ड टॉपिक में डिस्कशन स्टार्ट किया था और यूनिट 2 का थर्ड टॉपिक जो है दोस्तों वो है अपराध का बदलता परिदृश्य। और अपराध के बदलते परिदृश्य के इस टॉपिक में हम लोगों ने नशीली दवाओं की लत पर डिस्कशन कर लिया था। नशीली दवाओं की लत पर मैंने एक कंप्लीट डिस्कशन आप लोगों के सामने रखा है। जहां जहां से प्रश्न बन सकते हैं, जो जो टॉपिक इसमें हो सकते हैं, करंट अफेयर से उनको कोड करके कंप्लीट आपको मैंने ये चीजें प्रोवाइड कर दी हैं। फिर हम लोगों ने आत्महत्या वाले टॉपिक को करंट अफेयर से कोड करके डिस्कस किया है। दोस्तों, ये दोनों टॉपिक कंप्लीट होने के बाद जो तीसरा टॉपिक आप लोगों का आज आया है वो है साइबर सुरक्षा। साइबर सुरक्षा की हम बात करें दोस्तों, तो जब हम आधुनिक समय में हैं तो आधुनिक समय में बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है और प्रभावित इससे कौन होते हैं? समाज के लोग। समाज इससे बहुत बड़े लेवल पर प्रभावित है। तो ऐसे में समाजशास्त्र के अंतर्गत साइबर सुरक्षा के इस मुद्दे को भी डिटेल में पढ़ना जरूरी है। जिस प्रकार से हमने नशीली दवाओं के टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया है, आत्महत्या के टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया करंट से कोड करके, वैसे हम साइबर अपराध के इस मुद्दे को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि साइबर अपराध के इस टॉपिक में हम कौन कौन से कहीं ना कहीं मुद्दों को देखेंगे। पहले हम बात करेंगे साइबर अपराध के अर्थ को लेकर। जानना पड़ेगा कि साइबर अपराध क्या होता है और साइबर अपराध का अर्थ जब आपको पता चल जाएगा फिर हम इसके तरीकों पर चर्चा करेंगे। कैसे साइबर अपराध किए जाते हैं, मूल रूप से 3 इसमें पॉइंट्स देखने वाले हैं हम लोग। और फिर हम लोग बात करेंगे कि ऑनलाइन गतिविधियां कौन कौन सी हैं, कहीं ना कहीं साइबर अपराध में वो शामिल होती हैं। फिर हम बात करेंगे कि साइबर अपराध की दृष्टि से भारत की स्थिति क्या है। भारत पर अगर हम देखें कोई साइबर अटैक अगर हुआ है तो कब हुआ है, कैसे हुआ है, साइबर सुरक्षा की दृष्टि से भारत की स्थिति क्या है, क्या भारत पर साइबर अटैक का खतरा मंडराता रहता है, क्या स्थिति है, कहां से कौन से देश से हमारे देश पर सबसे ज्यादा साइबर अटैक होते हैं, इन सब चीजों पर चर्चा की जाएगी। उसके बाद दोस्तों, भारत पर हमले का प्रभाव क्या है। अगर कोई भारत पर हमला करता है साइबर का तो फिर क्या प्रभाव है वो बात करेंगे। सोशल इंजीनियरिंग क्या है, एक नया टर्म हम लोगों को दिखाई पड़ रहा है। भाई, ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं इस व्यवस्था को पहली बार पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। सोशल इंजीनियरिंग एक बहुत बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट शब्द है जिसको सीखना जरूरी है और बहुत ज्यादा IMP भी हमें ये दिखाई पड़ता है जहां से क्वेश्चन आने चाहिए। ठीक इसी प्रकार से एक और टॉपिक हम लोग डिटेल में बात करेंगे, साइबर हमले कैसे कैसे हो रहे हैं, उनकी क्या क्या व्यवस्था है। वानाक्राई सबसे खतरनाक इतिहास का साइबर हमला माना जाता है, इस पर भी बात करेंगे। हमले के तरीके क्या क्या है, साइबर युद्ध क्या होता है और साइबर आतंकवाद, इन पर भी डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा। साइबर युद्ध की पूरी परिभाषा, साइबर युद्ध कैसे होता है, क्या इसकी प्रक्रिया होती है, वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है, सब चीजों पर डिस्कस किया जाएगा। और साइबर आतंकवाद को भी यहाँ पर डिटेल में चर्चा करने की जरूरत होगी, क्योंकि नॉर्मली आपने क्या है, नक्सलवाद सुना है, आपने आतंकवाद शब्द सुना है, लेकिन ये साइबर आतंकवाद नई व्यवस्था आ गई है।
इन सब चीजों को समझना है, एक एक करके इन सभी पॉइंट्स को समझ लेंगे। एग्जाम की दृष्टि से हमारा टॉपिक ये वाला जो है ये तैयार हो जाएगा, हमें इसमें कोई और चीज देखने की जरूरत नहीं होगी। फिर आप क्या कर सकते हैं, लिखने का प्रैक्टिस कर सकते हैं। लिखने का प्रैक्टिस करके मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम के माध्यम से आपका लिखा हुआ आंसर भेज सकते हैं, जिसको मैं चेक करके आपको दोबारा भेज सकता हूं। और करंट से अपडेट रहते जाइएगा, इस टॉपिक को अपनी कॉपी में नोट करने के बाद अपडेट करते जाइएगा। जब एग्जाम देंगे क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाना है। जब हम यहाँ टॉपिक की बात करेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि साइबर अपराध का अर्थ क्या होता है। देखिए, जब भी आप कानून के खिलाफ, कानून के अनुसार जो सही नहीं है वो काम जैसे आप करने लगते हैं तो एक प्रकार से वो अपराध की श्रेणी में आ जाता है। यहाँ साइबर ऑनलाइन माध्यम से जब आप इस प्रकार की गतिविधियों को अंजाम देते हैं तो वो साइबर अपराध की श्रेणी में आएगा। साइबर अपराध के लिए क्या होगा, कंप्यूटर या इंटरनेट के प्रयोग के माध्यम से आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देना है। आप आपराधिक गतिविधियों को अंजाम कई प्रकार से देते हैं, मैं आपका नहीं बोल रहा, मतलब जनरली जो अपराधी होते हैं वो, वरना आप लेक्चर सुनते सुनते ये बोल देंगे कि सर आप हमको कैसे बोल रहे हैं कि हम आपराधिक गतिविधि को अंजाम देते हैं। भाई आपकी बात नहीं हो रही है, बात हो रही है कि जो अपराधी होते हैं वो जब आपराधिक गतिविधि को अंजाम देते हैं तो उनके कई सारे तरीके होते हैं। कोई बंदूक से गोली मार देता है, कोई चाकू मार देता है, कोई चोरी करता है, डिफरेंट टाइप के गतिविधियां हैं। जब हम साइबर अपराध की बात करते हैं तो इसमें जो इंपॉर्टेंट हथियार हैं वो है कंप्यूटर और इंटरनेट। आप कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग करते हो और इसके माध्यम से आपराधिक गतिविधियों को जब अंजाम देते हो तो उसे साइबर अपराध कहा जाता है। तो यहां आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कि कंप्यूटर एवं इंटरनेट के प्रयोग से आपराधिक गतिविधियां संपन्न करना साइबर अपराध होता है। ये आपकी डेफिनेशन बन गई कि साइबर अपराध क्या होता है। तो साइबर अपराध मतलब कंप्यूटर इंटरनेट के प्रयोग से आपराधिक गतिविधियों को कंप्लीट करना। अब यहां पर यह समझ लीजिए कि ये बहुत खतरनाक व्यवस्था है। सोच लीजिए कि सिर्फ आपको एक कंप्यूटर चाहिए और उस कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट कर दीजिए और चाहें तो बैठने के लिए कुर्सी ले लीजिए और उस कुर्सी पर बैठ के कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से आप एक ही जगह बैठकर दुनिया के किसी भी हिस्से में आपराधिक गतिविधि संपन्न कर सकते हैं। आपको चलने की जरूरत नहीं है, ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इंटरनेट और कंप्यूटर ले आइए, एक्सपर्ट हो जाइए व्यवस्था के, और एक कमरे में एक कुर्सी पर बैठकर आप केवल इन दो माध्यमों से दुनिया के किसी भी हिस्से को डिस्टर्ब कर सकते हैं, किसी भी हिस्से में कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, किसी भी हिस्से में कोई अपराध कर सकते हैं। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम ही साइबर अपराध के अंतर्गत आता है। क्लियर है दोस्तों? तो साइबर अपराध की परिभाषा जानने के बाद फिर हम इसके हमले के तरीके के बारे में जानेंगे। कई प्रकार से साइबर अपराध की गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। मूल रूप से मैं यहाँ आपके साथ 3 तरीकों पर बात करने वाला हूं। 3 तरीकों की जब मैं बात करूंगा तो यहाँ पर आप देखिए, पहला कि दूसरे के कंप्यूटर को निशाना बनाना। जब आप साइबर अपराध में जाते हैं, एक कंप्यूटर लेते हैं, उस कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं और किसी दूसरे के कंप्यूटर को आप निशाना बनाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि यार कोई बड़ा व्यक्ति है, उसके कंप्यूटर में बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी है और फंड वंड की व्यवस्था, इंटरनेट कनेक्शन है, बैंक अकाउंट का, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप क्या करते हैं कि अपने कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से किसी दूसरे के कंप्यूटर को निशाना बनाते हैं, उसे हैक करके उसकी समस्त जानकारियां खटक करके निकाल लेते हैं। तो किसी व्यक्ति की जानकारी, व्यक्तिगत जानकारी, जो भी उसका चीज उसके सिस्टम में होगा, वो सब आप जब चोरी कर लेते हैं, उड़ा लेते हैं, तो वो दूसरे के कंप्यूटर को निशाना बनाने वाली गतिविधि में आ जाता है। दूसरा होता है कि सहायक उपकरण के तौर पर कंप्यूटर का प्रयोग करना। मतलब जब आप अपराध कर रहे हैं तो उस अपराध में हथियार, मतलब एक सहायक उपकरण के तौर पर, हथियार के लिए तो तीसरा है, लेकिन दूसरा एक पॉइंट जो उसमें क्या समझेंगे कि कंप्यूटर उस अपराध को करने में आपका एक सहायक उपकरण है। बोलने का मतलब यह है कि किसी भी प्रकार की चोरी करने के लिए आप कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं।
कंप्यूटर इंटरनेट कनेक्शन पूरे सिस्टम के माध्यम से आप किसी भी व्यक्ति के चीज की चोरी करते हैं, पैसा हुआ या कुछ भी चीज वो चोरी करने का काम करते हैं। तीसरा, हथियार के तौर पर कंप्यूटर का प्रयोग करना, जैसे आप बंदूक का, चाकू का, विभिन्न माध्यमों का प्रयोग करते हैं ना हथियार के लिए, वैसे ही हथियार के तौर पर कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, जैसे धोखाधड़ी करना हो, किसी के साथ जालसाजी करना हो, किसी को मजबूर करना हो किसी भी चीज को करवाने के लिए, इन विभिन्न अपराधों के लिए आप हथियार के तौर पर कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। ये तीन चीजें हैं जो ध्यान रखना है कि अगर साइबर हमला कोई करेगा तो नंबर 1 किसी के कंप्यूटर को निशाना बनाएगा, नंबर 2 कंप्यूटर को एक सहायक उपकरण के तौर पर यूज करेगा, चोरी और आदि चीजों को अंजाम देगा, और तीसरा काम करेगा हथियार के तौर पर कंप्यूटर का प्रयोग करके धोखाधड़ी आदि जो अपराध होते हैं उनको अंजाम देने का काम होगा। तो यहां स्पष्ट है हमारे सामने सीन क्या स्पष्ट है कि साइबर अपराध एक बहुत ही संवेदनशील व्यवस्था है। अगर हम देखें आज के जमाने में जैसे जैसे समाज ग्रोथ करते जा रहा है, जैसे जैसे हम तकनीकी तौर पर विकसित होते जा रहे हैं, एआई जैसी व्यवस्था में आ गए हैं, वैसे वैसे अपराध भी अपडेट होते जा रहे हैं। जब साधारण कंप्यूटर आया था तो उस लेवल के अपराध होते थे, जब थोड़ा सा हम इंटरनेट और बाकी सब चीजों में अपडेट हो गए, अपराधों की प्रवृत्ति बढ़ती चली गई। अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ब्राउजर्स, ये सब चीजें अपडेट की जाने लगी उन अपराधों से बचने के लिए, तो ऐसे में उनको भी क्रैक करके अलग अलग मॉलवेयर्स, वायरसेस आदि डेवलप किए जाने लगे। और आज जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समय पे हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समय पर ये अपराध और ज्यादा बढ़ गए हैं। मतलब अपराधी टेक्नोलॉजी के हिसाब से 2 कदम आगे चल रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी को लाते हैं, उसका आविष्कार करते हैं ताकि हमारे काम आसान हो जाएं विभिन्न गतिविधियों में, लेकिन अपराधी उसका अलग ही यूज करने को तैयार हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके आप फेक वीडियोस बना सकते हो। देखा होगा पॉलिटिकल रैलीज में इस बार अमित शाह जी का जो है चुनाव प्रचार के दौरान एक फेक वीडियो वायरल हो गया था। ऐसे किसी लड़के का, किसी लड़की का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी नेता का, बिजनेसमैन का फेक वीडियो वायरल हो जाता है, फेक पिक्चर्स वायरल हो जाती है, फेक डेटा बना दिया जाता है ना, फेक अकाउंट बना दिए जाते हैं। ऐसी कई सारी चीजें हैं जो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके की जा रही हैं और ये आपराधिक गतिविधियों के अंतर्गत आती है। कंपनियों को करोड़ों का, अरबों का चूना लगाया जा रहा है, इसके माध्यम से लोगों को कहीं ना कहीं ब्लैकमेल करवाया जा रहा है, धोखाधड़ी की जा रही है। एक बड़े पैमाने पर साइबर अपराध जो है वो संगठित हो गया है जैसे जैसे व्यवस्थाएं बदल रही हैं, और ये 3 तरीके हम यहाँ देख रहे हैं अपराध के। इसके बाद हम साइबर अपराध में कौन कौन सी ऑनलाइन गतिविधियां शामिल होती है उसको देखेंगे। मतलब साइबर अपराध में ऑनलाइन रूप से क्या क्या किया जाता है, तो यहां सबसे पहले हम देखेंगे हैकिंग और क्रैकिंग। किसी दूसरे के कंप्यूटर को या सिस्टम को किसी दूर बैठी व्यवस्था से अपने कंट्रोल में लेने का जो सिस्टम होता है वही हैकिंग होता है। मैं यहां बैठा हूं, लेकिन यहां बैठ के मैं अमेरिका में, ब्रिटेन में, कनाडा में, दुबई में, जम्मू कश्मीर में, दिल्ली में, कहीं पर भी बैठे व्यक्ति के सिस्टम को क्या कर लूंगा, अपने कंट्रोल में ले लेता हूं, तो वो हैकिंग सिस्टम होता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा फिल्मों में कि चोरी करने के लिए क्या करते हैं, सिग्नल्स हैक कर लेते हैं, और चोर जहां जहां से भाग रहा होगा चीज लेकर, वहां वहां के सिग्नल को हैक कर लिया, पूरा सिस्टम ग्रीन करते जाते हैं। अपने नियंत्रण में किसी भी व्यवस्था को ले लेना हैकिंग का चीज अंतर्गत आता है, और इसके थ्रू आप किसी भी लेवल पर जाकर चीजें बदला कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। दूसरा होता है साइबर एक्टिविटीज में, साइबर लेवल पर कई सारी एक्टिविटी करके आप बदल सकते हैं चीजों को। बाल यौन अपराध, अश्लील फिल्में। क्या होता है कि हम ये चीज देख रहे हैं कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो मजबूरी में कुछ गलत लोगों के हाथों में चढ़ जाते हैं, और वे लोग उनसे इस प्रकार की अश्लील गतिविधि करा के बाल जो पोर्नोग्राफी होती है बच्चों की, एडल्ट फिल्में बनाना और बाकी सब चीजें उनको लगा देते हैं। या फिर हम बहुत पहले से ये देखते आ रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों की किडनैपिंग कर ली जाती है और उनसे डरा धमकाकर एक अलग वातावरण में उनको पालकर, उनको नशे की लत लगाकर उनसे इस प्रकार के अपराध करवाए जाते हैं।
तो ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से साइबर अपराध के अंतर्गत ही आता है, एक ऑनलाइन गतिविधि है कंप्यूटर वायरस का सृजन करना। देखिए जनरली क्या होता है कि अपने अगर हम बात करें कि जो सिस्टम चल रहा है ऑनलाइन का, उस सिस्टम को गड़बड़ करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसमें व्यवधान डालने के लिए वायरसेस बना दिए जाते हैं, जिनको अलग अलग माध्यमों से, ईमेल के माध्यम से, पेन ड्राइव वगैरह सिस्टम में डाल डाल के फैला दिया जाता है। और ये फैलते हैं तो दूसरे के सिस्टम को ये करप्ट कर देते हैं, फाइलों को करप्ट कर देते हैं और नुकसान पहुंचा देते हैं बहुत बड़े लेवल पर। तो ये एक ऑनलाइन गतिविधि है वायरस का सृजन। जनरली क्या होता है कि एक चीज आप देखते होंगे कि एंटीवायरस, ये चीज आपको देखने को मिलती है। अब एंटीवायरस किसी न किसी कंपनी ने बनाया है, बराबर हो गया। तो ये कंपनी क्या करती है, अगर किसी भी प्रकार का एंटीवायरस डेवलप कर रही है तो वो उसके पहले इसी प्रकार की कंपनी जो होती है वो एक वायरस डेवलप करती है। ये वायरस डेवलप करके इसको मार्केट में छोड़ती है, मार्केट में छोड़ती है और मार्केट क्या होता है, इस वायरस से पीड़ित हो जाता है। पीड़ित होने का मतलब क्या है कि कंप्यूटर सिस्टम और बाकी में जब ये वायरस पहुंच जाता है तो फाइल्स और जो डेटा होता है उसको डिस्ट्रॉय करने लगता है। ऐसे में लोग परेशान हो जाते हैं, उनको लॉस होता है। तो अब उस परेशानी से बचने का वो रास्ता ढूंढते हैं कि भाई हम उस परेशानी से कैसे बचे, कोई ना कोई रास्ता तो होगा। तो रास्ता ये होता है, तभी पता चलता है कि यार ये एक प्रकार का वायरस है और इस वायरस को खत्म किया जा सकता है। इसको खत्म करने के लिए एक एंटीवायरस की जरूरत होगी और संबंधित कंपनी अपना एंटीवायरस मार्केट में प्रस्तुत कर देती है। फिर उसका एक दाम होता है जिस पर लोग उसको खरीद खरीद के अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं। तो एक प्रकार का ये अपराध ही है, एक प्रकार का व्यावसायिक गतिविधि के अंतर्गत इसको ले लेते हैं कि पहले एक वायरस छोड़ दिया, फिर उसका एंटीवायरस बड़े लेवल पर बेच के मोटी कमाई की जाती है। आप बहुत सारे एंटीवायरसेस का नाम सुनते हैं, जैसे कि नेट प्रोटेक्टर एक एंटीवायरस बहुत फेमस है, आपके कंप्यूटर में नॉर्मली आप डलवाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखें साइबर स्टॉकिंग की घटनाएं हमें देखने को मिलती है बड़े लेवल पर, जिससे लोगों को परेशान किया जाता है, किसी की गोपनीय पहचान हासिल कर लेना। देखिए आप किसी भी सिस्टम तक अपनी पहुंच बनाते हैं, आप बेटिंग, आप विशिंग, फिशिंग, कई सारी गतिविधियां हैं। इन गतिविधियों के माध्यम से किसी दूसरे के डेटा को हासिल कर लेते हैं और उस डेटा का फिर दुरुपयोग किया जाता है और उस डेटा का दुरुपयोग करके फिर संबंधित व्यक्ति को परेशान किया जाता है, उसको ब्लैकमेल किया जाता है या उसको इकोनॉमिकली बहुत बड़ा घाटा पहुंचा दिया जाता है। तो किसी की गोपनीय पहचान हासिल करके आपराधिक गतिविधि करना भी एक प्रकार से हम देखें ऑनलाइन कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि गतिविधि है, साइबर अपराध में आती है। अवैध वित्तीय लेन देन, काले धन को वैध बनाने का काम जो होता है वो ऑनलाइन गतिविधियां हैं, साइबर अपराध के अंतर्गत ही हमें देखने को मिलती हैं दोस्तों। ट्रांजैक्शन करने के बाद कॉपीराइट का उल्लंघन करना, कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी भी चीज का आविष्कार किया गया, इजाद की गई है, उसको बनाया गया, तो वो उस पे अपना बोल सकते हैं बौद्धिक संपदा का अधिकार रखता है, पेटेंट करवा लेता है, उसका कॉपीराइट ले लेता है। अब अगर आपका कॉपीराइट है तो आप उसको यूज नहीं करवा सकते किसी को, लेकिन जो साइबर अपराधी होते हैं उस कॉपीराइट का उल्लंघन करते हैं और संबंधित चीज की डुप्लीकेट बना बनाकर संबंधित जगह पर बेचते हैं। जैसे कि पायरेसी एक हम लोगों को घटना देखने को मिलती है फिल्म इंडस्ट्री में, बहुत बड़े लेवल पर ये होता है। जनरली क्या होता है कि जो फिल्म इंडस्ट्री है वहां फिल्में रिलीज होती है, फिल्में रिलीज होकर पर्दे पर जाती है जिससे कि इनको कमाई होती है, लेकिन उस फिल्म का एक सीडी बना लिया जाता है और उसको ब्लैकमेल करके बेचा जाता है ब्लैक में मोटी कमाई करने के लिए। ये सारा का सारा ऑनलाइन व्यवस्था है। साइबर फिरौती, किसी को आपत्तिजनक सामग्री भेजकर उसको परेशान करते हैं, आपत्तिजनक सामग्री भेजकर उसको परेशान करते हैं और कहीं ना कहीं फिर इस माध्यम से व्यक्ति जो होता है वो इसकी चपेट में आ जाता है और फिर उससे मोटी रकम वसूल कर ली जाती है। तो ये सभी के सभी आपने जो गतिविधियां देखी हैं, ये गतिविधि ऑनलाइन गतिविधियों के अंतर्गत आती हैं और साइबर अपराध के अंतर्गत आती है। इस प्रकार की गतिविधि करने वाले व्यक्ति को साइबर कानून के तहत कहीं ना कहीं सजा दी जा सकती है। क्लियर है दोस्तों? अब हम बात करते हैं साइबर हमलों पर भारत की स्थिति क्या है। दोस्तों भारत दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ता हुआ देश है, हम इसको तीव्र विकासशील देशों की श्रेणी में रखते हैं। जिस हिसाब से भारत ने आजादी के बाद से अपनी विकास यात्रा शुरू की,
और आज अगर हम देखें वो विकास यात्रा बहुत तेज हो चुकी है। आज हम बहुत सारे सेक्टर्स में दुनिया के पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे स्थान पर आते हैं। यदि इकोनॉमी की दृष्टि से भी बात करें तो हम विश्व की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं और बहुत जल्द तीसरी बड़ी इकोनॉमी भी बन जाएंगे। वैसे ही हम तकनीकी तौर पर देखें तो विश्व के अग्रणी देशों की सूची में है और कई जगह तो हम लीड भी कर रहे हैं। लेकिन जब हम साइबर हमलों की बात करते हैं तो उसमें भी भारत जो है वो कहीं ना कहीं हमें आगे दिखाई पड़ता है, टारगेट होता है लोगों का। जैसे हम बात करें 2024 तक की, 2024 में दुनिया में जितने भी साइबर हमले हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा साइबर हमले हमें देखने को मिले अमेरिका पे। मतलब अमेरिका पे सबसे ज्यादा साइबर हमले होते हैं और उसके बाद दूसरा स्थान अगर देखें हम तो वो भारत का आता है। तो एग्जाम में आपसे प्री में या अदर एग्जाम में भी पूछ सकता है कि दुनिया में साइबर हमलों से सबसे ज्यादा ग्रसित कौन सा देश है, तो अमेरिका। और भारत दुनिया में दूसरे नंबर का देश है जहां सबसे ज्यादा साइबर हमले देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर हम देखें कि भारत में सबसे ज्यादा साइबर हमले हो रहे हैं तो सबसे ज्यादा किन सेक्टर्स पे साइबर हमले हो रहे हैं, तो वित्त और बैंकिंग सेक्टर में। चूंकि पैसे वाला मामला है, हर एक व्यक्ति पैसे की ठगी करना चाहता है, पैसा चाहता है चोरी कराएगा और बहुत सारी चीजें चाहता है ताकि उसको ऐशोआराम मिल सके। तो सबसे ज्यादा वित्त और बैंकिंग के सेक्टर में हमें साइबर हमले देखने को मिलते हैं। फिर सरकारी क्षेत्र में हमें साइबर हमले देखने को मिलते हैं। उसके बाद जाकर दूरसंचार, हेल्थ केयर, फार्मा सेक्टर हो या शिक्षा के क्षेत्र में साइबर हमले देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर अमेरिका दुनिया में ऐसा देश है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा साइबर हमले होते हैं तो भारत दूसरे नंबर का देश है जहां साइबर हमले देखने को मिलते हैं। और भारत में सबसे ज्यादा वित्त और बैंकिंग सेक्टर में हमें साइबर हमले देखने को मिलते हैं। दोस्तों ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करें अगर बीते वर्ष की, तो ठगी के मामले भी बहुत सारे हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर हम 2024 के आंकड़ों की ही बात कर ले रिपोर्ट के अनुसार, तो लगभग 1264 शिकायतें साइबर ठगी की हम लोगों को देखने को मिली और इनमें से 1032 जो है वो रुपयों की ठगी की है। 1032 शिकायतें, और कहीं ना कहीं 1032 में से 129 शिकायतें ऐसी मिली जहां 5 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी की गई है और टोटल मिलाकर लगभग 30 करोड़ रुपए की ठगी के केसेस आए हैं। और इनमें से लगभग 6 करोड़ रुपए साइबर क्राइम, जो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं पुलिस और विभाग है उसके द्वारा जो पीड़ित रहे उनको वो वापस करवाए गए हैं, उनकी रिकवरी की गई है। लेकिन लगभग 24 करोड़ रुपया जो है वो ठगों ने अपने अंडर में कर लिया और लोगों को इतना चूना लगा है। तो साइबर अपराध देखिए किस प्रकार से चल रहा है। ठगी के मामले हम लोगों को बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद हम देखें तो हमें इंटरनेट मीडिया के लगभग 81 से ज्यादा फेक अकाउंट की जानकारी मिली जिनको बंद करवाया गया है, जिनके माध्यम से डेटा चोरी करना हो, लोगों के डेटा का दुरुपयोग करना, इन प्रकार की चीजें की जा रही थी दोस्तों। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं अगर हम भारत की स्थिति को देख रहे हैं तो ठगी के मामले हो, साइबर हमले के मामले अगर बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं तो ऐसे में इनको नियंत्रण करने की जरूरत है। अब नियंत्रण करने के लिए आपको पर्याप्त संख्या में कर्मचारी चाहिए। तो जानकार ये कहते हैं कि देश में जो साइबर सुरक्षा के लिए एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है उनकी संख्या बहुत ज्यादा कम है। बहुत ज्यादा कम संख्या में हमारे देश में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स देखने को मिलेंगे दोस्तों। इसका मतलब साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की कमी है। इस कमी का फायदा उठाकर ठग जो होते हैं वो विभिन्न माध्यम से लोगों को ठगने का काम करते हैं और साइबर अपराध हमारे देश में बड़े लेवल पर देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें दोस्तों तो हमें एक और चीज देखने को मिलेगी कि हमें लगभग 5 लाख साइबर सुरक्षा कर्मियों की जरूरत है। लगभग 5 लाख की जरूरत है और हमारे पास इसमें आधे भी नहीं है, ये समझना है। हम अगर भारत के अन्य सेक्टर्स पर साइबर हमलों की बात करें तो आंध्र प्रदेश पुलिस का जो पूरा सिस्टम है उस पर एक वायरस अटैक हो चुका है। बंगाल सरकार पर, गुजरात सरकार पर कई बार हम लोग देखते हैं कि साइबर अटैक हो चुका है। कई सारे हमारे देश के फेमस सेलिब्रिटीज हैं, नेता हैं, जिनके बारे में हम समय समय पर सुनते हैं कि उनके अकाउंट्स को हैक कर लिया गया है।
सिस्टम्स पर साइबर अटैक हुआ है, ये भी ध्यान रखना है। क्लियर। यहां एक और चीज देखते हैं कि भारत में वानाक्राई रैंसमवेयर अटैक का खतरा अन्य देशों की तुलना में ज्यादा है। अब समझना है कि वानाक्राई एक प्रकार का मालवेयर अटैक होता है, रैंसमवेयर एक प्रकार का खतरनाक अटैक होता है जो आपके सिस्टम को क्रैश तक कर देता है दोस्तों, आपको भारी नुकसान पहुंचा सकता है। अब समझना यह है कि दूसरे देशों की तुलना में भारत में इसका खतरा ज्यादा क्यों है। तो वानाक्राई रैंसमवेयर जैसे जो वायरस अटैक्स हैं दोस्तों, ये जो सिस्टम है ये कहीं ना कहीं विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो होते हैं, एक्सपी हो गया, विंडोज 7 हो गया, इनको प्रभावित करते हैं। और भारत के अधिकतम सिस्टम जो है वो इन्हीं पर आधारित होते हैं जिनको अपडेट नहीं करवाया गया है, तो ओल्ड वर्जन चला रहे हैं। और वानाक्राई और रैंसमवेयर जैसा जो व्यवस्था है वो ओल्ड वर्जन के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो होते हैं उनको बहुत ज्यादा अटैक करता है। तो चूंकि भारत के सिस्टम अपडेट नहीं हुए हैं, इसीलिए भारत पर इनका खतरा बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है। 2017 की एक घटना देखें तो यहां भारतीय कंपनियों पर लजारस नामक एक रैंसमवेयर का हमला हुआ था। किसका? लजारस का। और इसके कारण कहीं ना कहीं बैंक और बहुत सारे लोगों को, कर्मचारियों को, ग्राहकों को ये एक आदेश दिया गया था कि वो अपने एटीएम के पासवर्ड और बाकी सब चीजें बदल लें, क्योंकि हमें लजारस नामक एक रैंसमवेयर का हमला हुआ है जिसकी वजह से आपको बहुत बड़े लेवल पर वित्तीय क्षति हो सकती है। इसके साथ साथ अगर हम साइबर हमलों की बात करें तो भारत पर जितने भी साइबर हमले होते हैं उनमें अधिकतर लगभग 35% चीन से होते हैं, लगभग 17% साइबर हमले अमेरिका से होते हैं और तीसरे नंबर पर रूस आता है दोस्तों। ये तीनों बड़े देश जो हैं, जो इकोनॉमिकल दृष्टि से, पावर की दृष्टि से दुनिया में बहुत बड़े हैं, तकनीकी तौर पर बहुत आगे हैं। चीन भारत पर सबसे ज्यादा साइबर हमले करवाता है, अमेरिका उसके बाद भारत पर लगभग 17% साइबर हमले कराता है और रशिया तीसरे नंबर पर है, लगभग 15% भारत पर साइबर हमले करवाता है। तो साइबर हमले करवाने वाले देश भी कोई और नहीं है, यही देश हैं। अगर हम देखें कि भारत के टोटल साइबर हमले किन सेक्टर्स पर सबसे ज्यादा होते हैं तो ओएनजीसी पर, एनआईसी, आईआरसीटीसी, सीआरआईएस, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, इन संस्थाओं पर सर्वाधिक साइबर हमले का प्रभाव, सर्वाधिक साइबर हमले हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, ये आपको जानना है। इसके अतिरिक्त हम देखें तो भारत के जो उद्योगपति हैं, सेलिब्रिटीज हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनके अकाउंट हैक होना, उनका डेटा चोरी होना, उनके अकाउंट से कुछ गलत जानकारियां अपडेट कर देना, भारत के राजनेताओं के एआई इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित फेक वीडियोस दे देना, पोर्नोग्राफी के क्षेत्र में जाएं तो गलत तरीके से फोटो आदि एडिट करके उनको मार्केट में निकाल देना, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के डेटा को चोरी करके उसको ब्लैकमेल करना, ये सारे के सारे साइबर अपराध हम लोगों को भारत में देखने को मिलते हैं दोस्तों, जिनके आधार पर बहुत बड़े स्तर पर पैसा ऐंठा जाता है, लोगों से ठगी की जाती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों वानाक्राई की, क्योंकि वानाक्राई अभी चर्चा में आया था हमारे बीच। वानाक्राई संभवतः ये माना जाता है कि इतिहास का सबसे बड़ा वायरस हमला है। अगर हम इंटरनेट की दुनिया में वायरस हमलों की बात करें दोस्तों तो सबसे बड़ा अगर कोई वायरस हमला है तो ये माना जाता है, जो विंडोज आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर को ही निशाना बनाता। और इसमें भी दोस्तों विस्टा, विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, जो पुराने सिस्टम्स हैं 2008 या उससे पहले तक के सिस्टम्स जो अपडेट नहीं किए गए हैं, पुराने वर्जन वाले आधारित जो कंप्यूटर्स हैं उन्हीं को प्रभावित करता है। अभी तक वानाक्राई की अगर हम व्यवस्था देखें तो ये लाइनेक्स, मैक मतलब एप्पल का जो सिस्टम है, विंडोज 10, इन पर अटैक नहीं किया गया है। मूलतः वानाक्राई जो है वो पुराने वर्जन के जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने वाले कंप्यूटर हैं उनको ही अटैक करता है। और इसीलिए मैंने कहा था कि भारत पर वानाक्राई जैसे वायरस के अटैक का खतरा ज्यादा क्यों है, क्योंकि भारत में अधिकतर कंप्यूटर जो प्रयोग किए जाते हैं वो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर चलते हैं। अपडेशन हमारे देश में बहुत कम किया जाता है,
लाइसेंस वर्जन बहुत कम हमें देखने को मिलता है। और जब हम ये देख रहे हैं कि पुराने सिस्टम को अगर आप चलाएंगे तो उसको इजीली क्रैक किया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग दोस्तों एक नया टर्म हमें देखने को मिलता है। सोशल इंजीनियरिंग एक प्रकार के साइबर अपराध के अंतर्गत ही हमें देखने को मिलता है और इससे आपको खासा सुरक्षित रहने की जरूरत है। एग्जाम में सीधे सीधे यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। जब हम सोशल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो यहाँ ये ध्यान रखना कि इसमें कंप्यूटर सिस्टम हैक करने की जगह, कंप्यूटर सिस्टम हैक करने और इस प्रकार की ठगी करने या उस पर ये ज्यादा विश्वास नहीं रखता है। सोशल इंजीनियरिंग का मतलब है किसी भी तरीके से इंसान, व्यक्ति जो है इसकी कमजोरियों का फायदा उठाया जाता है और उनकी कमजोरियों का फायदा उठाकर उनकी जो व्यक्तिगत जानकारी होती है उसको एकत्रित किया जाता है। व्यक्ति की कमजोरियों का फायदा उठाकर उसकी गोपनीय जानकारी को एकत्र करके उसका दुरुपयोग करने का जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, वो सोशल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है, जिसमें किसी का कंप्यूटर हैक करके उसको कोई नुकसान पहुंचाया जाए वो चीज नहीं होती। इसमें सिंपल है, आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप किसी भी चीज को लेकर ज्यादा सजग नहीं हो, आप चीजों पर ध्यान नहीं देते। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को कोई मैसेज आता है, मैसेज में कोई लिंक दी होती है, उसके ऊपर लिखा होता है क्लिक कीजिए पाइए इतने का लोन, क्लिक कीजिए पाइए इतने का इनाम, और आप बिना सोचे समझे उस लिंक पर खटैक से क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते से एक फाइल खुल जाती है जिस पर आपका नाम और बाकी सब चीजें वो फिल करने को कहता है और आप फटाफट खटाखट टाइप करके फिल कर देते हैं। आपकी सारी जानकारी सामने वाले व्यक्ति के पास पहुंच जाती है और आप फिर उस आपराधिक गतिविधि का शिकार होते हैं। या तो आपका बैंक बैलेंस चला जाता है या फिर किसी भी प्रकार की घटनाएं आपके साथ हो सकती हैं। तो व्यक्ति की कमियां, उसकी सजगता नहीं होना, उसके नॉलेज में कमी होना, उसको जानकारी नहीं होना, इन चीजों का फायदा उठाकर जानकारी एकत्रित करके उसका दुरुपयोग करके जब अपराध किए जाते हैं तो वो सोशल इंजीनियरिंग के अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं। इस हमले के प्रमुख रूप से 3 तरीके हैं, फिशिंग, विशिंग और बेटिंग। फिशिंग, विशिंग, बेटिंग, ये 3 तरीके हमको देखने को मिलते हैं और एक एक करके इन तरीकों को हम लोग यहां देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं फिशिंग की। फिशिंग क्या होता है? तो फिशिंग की गतिविधि नॉर्मली हर एक व्यक्ति उससे पीड़ित होता है। रोजमर्रा के जीवन में देखना, आपके पास इस प्रकार की चीजें आती रहती हैं। आपके पास मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज आएगा या आपके पास कोई मेल आता है, उस मेल के माध्यम से आपको लालच दिया जाता है, कुछ इनाम जीतने का लालच दिया जाता है, लोन पाने का लालच दिया जाता है, क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा इसका लालच दिया जाता है। किसी भी प्रकार का लालच आपको दिया जाता है और उसकी मैसेज जो होता है वो मैसेज आपको या तो मोबाइल नंबर पर टेक्स्ट के तौर पर आता है या फिर वो मेल के माध्यम से आता है। क्लियर है? जैसे कि आपको किसी बैंक से मैसेज आता है, उस बैंक के मैसेज के जैसा ही हूबहू नकल किया हुआ मैसेज, वो बैंक का मैसेज नहीं है, वो किसी व्यक्ति ने, साइबर अपराधी ने फिशिंग एक्टिविटी के अंतर्गत आपको मैसेज भेजा है। तो बैंक का जैसा मैसेज आता है हूबहू वैसा ही मैसेज सेट करके आपको भेजा जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि आप उस मैसेज के लिंक पर क्लिक करते हैं, अपनी जानकारी फिल कर देते हैं। जैसी आप जानकारी फिल करते हैं, आपकी जानकारी संबंधित अपराधी के पास पहुंच जाती है। फिर आपकी उस जानकारी का दुरुपयोग करके वो आपके डेटा को चोरी कर लेता है और जहां जहां चाहे मन वहां उस डेटा का यूज करता है दोस्तों। इस पूरी गतिविधि को आप फिशिंग कहते हैं। वैसे एक गतिविधि होती है विशिंग। अब विशिंग क्या है दोस्तों? विशिंग में वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। VIOP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। इन सुविधाओं के माध्यम से लोगों को वित्तीय पुरस्कार या लालच देने की कोशिश की जाती है और कहीं ना कहीं आपको वित्तीय पुरस्कार की या इस प्रकार के लालच की सूचना मिलती है। आपके पास जैसे वो सूचना आती है, आप धड़ाधड़ फॉर्म फिल करके और अपडेट कर देते हैं, जिससे कि आपकी जानकारी जो है वो अपराधी के पास चली जाती है। तीसरी गतिविधि होती है दोस्तों बेटिंग। बेटिंग की जब बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें क्या होता है
कि वायरस या मालवेयर अटैक होता है। ये क्या करते हैं कि कोई भी यूएसबी पेन ड्राइव हो, सीडी हो, डीवीडी हो, किसी भी इन व्यवस्था चीज में, इंस्ट्रूमेंट में आप मालवेयर को डाल देते हैं और उसको जहां तहां कहीं भी छोड़ देते हैं। अब अगर किसी को पेन ड्राइव सी डीवीडी मिलती है, नॉर्मली क्या करते हैं लोग, उसको उठा लेते हैं। उठाने के बाद उसको देखते हैं कि इसमें है क्या, और उसको देखने के लिए आप उसको सिस्टम में इंजेक्ट करते हैं, लगा देते हैं। जैसे आप उसको सिस्टम में लगाएंगे, आपकी जितनी भी सिस्टम की जानकारी है इस मालवेयर की वजह से खटक कर अपराधी के पास पहुंच जाती है। तो फिशिंग हो, विशिंग हो या बेटिंग हो, ये सभी की सभी गतिविधियां जो है वो हम सोशल इंजीनियरिंग के अंतर्गत देखते हैं, जिसमें आपकी जानकारी को प्राप्त कर लेता है अपराधी और उस जानकारी का दुरुपयोग करके आपको नुकसान पहुंचा सकता है किसी भी प्रकार से। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है वो साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। अब समस्या ये है कि इससे कैसे बचा जाए। साइबर अपराध या जो सोशल इंजीनियरिंग वाला सेक्शन जो है, जिसमें आपकी जानकारी चली जाती है, इससे कैसे बचा जाए। तो इससे बचने का पहला उपाय है दोस्तों, सुरक्षित वेबसाइट पर ही जानकारी साझा करें। देखिए, ऐसा मत किया कीजिए कि आप क्या करेंगे, इंटरनेट खोलते हैं, किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, वेबसाइट पे जैसे ही आप जाते थे पॉपअप होता है, एकदम स्क्रीन खुली हुई दिखती है, उस पर एक फॉर्म आता है, उस पे आपका मोबाइल नंबर और बाकी सब चीजें डालने के लिए आता है। तो आप क्या करें कि जो वेरीफाइड वेबसाइट्स होती हैं, जो वेबसाइट सटीक हैं, जिनको लेकर आपको लगता है कि ये फेक नहीं है, ऐसी सुरक्षित वेबसाइट पर ही अपना डेटा साझा करें। हर किसी वेबसाइट पर अपना डेटा साझा नहीं करना चाहिए। और एक और चीज यह समझिएगा कि कई बार आप कुछ एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते हो गूगल प्ले स्टोर से या कहीं से भी, अब वो एप्लीकेशंस आप जो इंस्टॉल कर रहे हो वो एप्लीकेशन हो सकता है किसी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के द्वारा बनाई गई हो। आप जैसे एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो वो आपसे अलग अलग प्रकार की परमिशंस मांगता है, कॉन्टेक्ट की परमिशन मांग लेगा, गैलरी की परमिशंस मांग लेगा, साउंड की परमिशन मांग लेगा, और आप बिना सोचे समझे, बिना पढ़े, बिना इंस्ट्रक्शंस को देखे धड़ाधड़ यूजिंग ओपन ओपन ओके 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 कर देते हैं। जैसे आप ओके ओके कर देते हैं, इसका मतलब यह है कि आपके सिस्टम तक आपने दूसरे की पहुंच को यस कर दिया है और आपको पता भी नहीं है कि आपके मोबाइल का डेटा, आपकी जानकारी जो होती है वो कोई व्यक्ति चुरा रहा है। और फिर आपके साथ कोई घटना हो जाती है, ठगी की घटना हो जाती है, डेटा चला जाता है, अकाउंट बैलेंस खाली हो जाता है। फिर आप बोलते हैं अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, कैसे मेरा अकाउंट खाली हो गया। भाई साहब, आपने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड की थी, एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसको सारी परमिशंस आपने ओके 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 कर दी बिना पढ़े, जिसकी वजह से आपका पूरा डाटा लीक हो गया, चोरी हो गया दोस्तों। तो कहीं ना कहीं सुरक्षित वेबसाइट पर ही जाएं, उस पर अपनी जानकारी शेयर करें। अनुमति आप यदि किसी को देते हैं, किसी भी चीज के मोबाइल में ओके करते हैं तो सोच समझ कर करिए। कॉल फिल्टर, फायरवॉल आदि का प्रयोग करके फिशिंग ट्रैकिंग से बचा जा सकता है। आपको स्पैम कॉल्स और मैसेजेस आते हैं फालतू के इस प्रकार के, तो आप कॉल फिल्टर का यूज करिए। फायरवॉल मतलब किसी भी अनाधिकृत चीज को आपके पास आने से रोकने की व्यवस्था को फायरवॉल आप कहते हैं। तो इनका प्रयोग करके आप इस प्रकार के मैसेजेस और चीजों से बच सकते हैं। वेब ब्राउजर द्वारा प्रदत्त एंटी फिशिंग सुविधा, वेब ब्राउजर जो होता है वो आपको इस प्रकार की सुविधा देता है कि आप अगर हमारा ये सेक्शन यूज कर रहे हैं तो आप एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिए ताकि इस प्रकार की गतिविधि से आप बच सकते हैं। तो आप उसका यूज करके एंटी फिशिंग सुविधा को लेकर चीजों से बच सकते हैं। जन जागरूकता, लोगों को आपको जागरूक करना पड़ेगा कि किस प्रकार से साइबर अपराध किए जाते हैं, आपकी जानकारी जा सकती है, आपके साथ ठगी हो सकती है। जब तक आप जागरूक नहीं करेंगे, लोगों को जानकारी नहीं देंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। जन जागरूकता बहुत जरूरी है। संसाधनों का सावधानी पूर्वक सोच समझकर उपयोग करना पड़ेगा आपको, ये आपको समझना है। इन सभी माध्यमों से आप सोशल इंजीनियरिंग हो या साइबर अपराध हो, उससे आप बच सकते हैं। और दूसरी बात है कि अगर आपके साथ किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधि हो रही तो बिना सोचे समझे तुरंत साइबर हेल्पलाइन पर फोन करिए, पुलिस स्टेशन जाइए, अपनी रिपोर्ट लिखाइए और सभी चीजें साफ साफ क्लियर बता दीजिए। कुछ भी छुपाओगे तो नुकसान आपका ही होगा। यहां पर साइबर अपराध के इंपॉर्टेंट सभी चीजें मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। इस लेक्चर में हम देखें तो इसका अर्थ, साइबर अपराध का तरीके क्या क्या हो सकते हैं, ऑनलाइन गतिविधियां क्या होती हैं, भारत की स्थिति, भारत पर हमले का प्रभाव,
सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है, साइबर हमले कैसे कैसे होते हैं, वानाक्राई क्या होता है, साइबर हमले के तरीके सब चर्चा कर लिए। अब दोस्तों साइबर युद्ध और साइबर आतंकवाद, ये दो टॉपिक और हमारे इस साइबर अपराध वाले सेक्शन में बचे हैं। इन दोनों टॉपिक को हम लोग अगले लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा जो अगला लेक्चर होगा उस पे हम साइबर युद्ध और साइबर आतंकवाद की चर्चा करेंगे। वैसे भी हम देखें तो हमारे देश में पहलगाम का आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद हम देखें हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में बहुत ज्यादा टेंशन चल रहा है, लेकिन इस टेंशन के बीच में मौज कौन ले रहा है, मौज ले रहे हैं न्यूज चैनल वाले। न्यूज चैनल वालों ने अपने हिसाब से सारा सेक्शन कर लिया। न्यूज चैनल वाले इतने तेज हो गए भाई कि जैसे ही पहलगाम हमला हुआ तो उस हमले की जानकारी देकर बहुत अच्छा काम किया, लेकिन बाद में जैसे ही हमारे यहाँ पर सीसीएस की बैठक हुई, मोदी जी ने डिसीजन लिए 5 कि भाई सिंधु जल समझौता जो है वो रद्द कर दिया जाएगा, पाकिस्तान के उच्चायोग कम कर दीजिए, बहुत सारी चीजें बंद कर दी गई। वैसे ही न्यूज चैनल वालों का टैटे शुरू हो गया। किसी ने भारत की सैन्य क्षमता, पाकिस्तान की सैन्य क्षमता, एयरफोर्स के बाद विमान, सैनिक वैनिक, एटम बम सब गिनवा दिए। किसी ने लगभग लड़ाई करवा दिया। और जब आप उनके थंबनेल देखते हो न्यूज चैनल पे तो भारत पाकिस्तान का युद्ध होगा, अटैक हो गया, और बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार की चीजों में मजे अगर कोई ले रहे हैं तो न्यूज चैनल वाले ही ले रहे हैं दोस्तों। सब चीजों में अपना समय मत खराब कीजिएगा। जो भी होगा अच्छा होगा, सरकार है कदम उठा रही है, उस चीज की जानकारी लेते रहिएगा न्यूज के हिसाब से कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं। और इस प्रकार की चीजों में डिबेट्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आज न्यूज चैनल जो है सिर्फ पैसे कमाने का काम करते हैं, एडवर्टीजमेंट चाहिए, मसाला दे देते हैं, डिबेट करवा देते हैं, दो नेताओं को बुलाकर वो लड़ाई करने लगते हैं और हमको देखने में मजा आता है, इससे हमारा समय बर्बाद होता है, उससे बचिए। ठीक है दोस्तों, अगले लेक्चर में हम लोग साइबर आतंकवाद और साइबर युद्ध के मुद्दे को चर्चा करेंगे और साथ ही साथ सिंधु जल समझौता क्या है, शिमला समझौता क्या है, इस पर भी वीडियो में डाल दूंगा। तो इसके बारे में आपकी जो भी समस्या होंगी वो हम लोग देख लेंगे कि सिंधु नदी का जल अगर भारत रोकता है तो उसका पाकिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तमाम चीजों को लेकर। मिलता हूं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम दोस्तों।